नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपसे जो टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ वो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सारे लोग उस टॉपिक को लेके मिसगाइड हो जाते हैं, क्योंकि कई बार जाते हैं गलत इन्फॉर्मेशन ले आते हैं डाइवोर्स के ऊपर। मैं आपसे एक एग्जांपल शेयर करूँगी। लोग बोलते हैं मैम हमारा डाइवोर्स तो ऐसे ही कोर्ट के बाहर हो गया, बट मैं आपको इसीलिए इस वीडियो के थ्रू बताऊंगी, बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगी और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि इंडिया में डाइवोर्स आप कैसे ले सकते हैं और उसकी वैलिडिटी क्या रहती है। और डाइवोर्स मैं आपको स्टार्टिंग में बताती हूँ कि आप डाइवोर्स ले रहे हैं तो मेक श्योर कि वो कोर्ट से ही लेंगे। कई बार क्या होते हैं, मैं बोलना नहीं चाहूँगी क्योंकि प्रोफेशन का ही होता है, कई लोग आपको बाहर ऐसे मिल जाते हैं जो आपको मिसगाइड कर देते हैं, बोलते हैं कि हम आपका बाहर ही डाइवोर्स करवा देंगे। तो वो आपसे कुछ पेपर्स वगैरह बनवाते हैं जिसको MOU भी बोलते हैं और उस पर आप दोनों के साइन वगैरह लेते हैं और कहते हैं डाइवोर्स हो गया। बट इट इज़ टोटली बोगस, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। डाइवोर्स आपका प्रॉपर कोर्ट के थ्रू ही होता है। तो वही मैं आपसे आज बताऊँगी कि वो आप लीगली उसका क्या प्रोसेस, आप उसको आगे बढ़ सकते हैं डाइवोर्स के लिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर आप मैरिड हैं और आपकी शादी को 1 साल हो चुका है, क्योंकि डाइवोर्स कोई भी डाइवोर्स हो वो 1 साल शादी के बिना कंप्लीशन के नहीं होता है। तो अगर आप दोनों की आपसी रजामंदी है, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ का म्यूचुअल कंसेंट है, तो आपकी एक जॉइंट पिटीशन जाती है जिसको हम म्यूचुअल पिटीशन कहते हैं, जिसका मैं आपको लॉ भी बताती हूँ, जो कि सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जाता है। ये बहुत ईजी प्रोसेस होता है। इसमें दोनों ही पार्टीज़ की कंसेंट होती है, वो राइटिंग में फॉर्म होती है और एक पिटीशन के थ्रू कोर्ट में प्रेजेंट करी जाती है। उसमें क्या होता है, आपके 2 मोशंस होते हैं, फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन। हमारे बेसिकली लॉ में तो है कि आपको 6 मंथ का वेटिंग टाइम होता था, जो कि लॉ में अभी भी है कि आपका 6 मंथ का वेटिंग टाइम आपको फर्स्ट पिटीशन मतलब फर्स्ट मोशन के बाद जब आपका फर्स्ट मोशन फाइनल हो जाता है तो आपको 6 मंथ का वेट भी करना पड़ता है। बट आफ्टर सम टाइम ये चीज़ें चेंज हो गई हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद से। अब क्या होता है कि जनरली 2-3 महीने में आपका म्यूचुअल डाइवोर्स फाइनल हो जाता है, मतलब आपको फाइनल डाइवोर्स की डिक्री मिल जाती है। ये तो बात हुई म्यूचुअल कंसेंट के डाइवोर्स की। बट अब हम आते हैं जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब हस्बैंड वाइफ साथ में राज़ी ना हो और वो डाइवोर्स में से कोई भी एक पार्टी, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, वो डाइवोर्स लेना चाहते हैं, तो जनरली कन्फ्यूजन इस चीज़ के लिए होती है कि हम कैसे डाइवोर्स लें। तो मैं आपको बता दूं कि लॉ के अंदर डाइवोर्स के कुछ ग्राउंड्स दिए हुए हैं जो सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर दिए हुए हैं। सबसे पहला तो ग्राउंड है जो कि जिसमें मोस्ट ऑफ द पिटीशंस जो होती हैं, डाइवोर्स की जो पिटीशन होती हैं वो इस ग्राउंड में ज़्यादा जाती हैं, जो कि है क्रुएलिटी का ग्राउंड। अब क्रुएलिटी में सारी ही क्रुएलिटीज़ आती हैं, चाहे वो मेंटल क्रुएलिटी हो चाहे वो फिजिकल क्रुएलिटी हो। इट डिपेंड्स कि आपके साथ, आपके पार्टनर के साथ क्या हुआ है। वो अपनी जो भी आपके काउंसिल होंगे, मतलब जो भी आपके लॉयर होंगे, आप उनको बताएं कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम हुई है, तो वो आपका क्रुएलिटी के जो भी ग्राउंड होंगे वो आपका एक पिटीशन के फॉर्म में पेश कर देंगे। और इस वाले डाइवोर्स के लिए भी आपको शादी का 1 ईयर कंप्लीट होना ज़रूरी है। आप शादी के 1 ईयर बिना कंप्लीट हुए डाइवोर्स की पिटीशन नहीं डाल सकते हैं, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो। अब हम आ जाते हैं दूसरे ग्राउंड्स के ऊपर। और दूसरा ग्राउंड होता है कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ शादी होने के बाद 1 साल के बाद 2 कंप्लीट ईयर्स तक आपस में बिना किसी रीज़न के अलग रह रहे हैं, उनका आपस में कोई मेल जोल नहीं है, बेसिकली एज अ हस्बैंड एंड वाइफ वो 2 लोग साथ में नहीं रह रहे हैं, जिसको हम डेजर्शन का भी ग्राउंड बोलते हैं। दूसरा ग्राउंड डेजर्शन का भी है। तीसरा ग्राउंड ये है कि अगर आपके किसी भी पार्टनर ने, हस्बैंड एंड वाइफ ने, हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, उसने अगर अपने रिलीजन को चेंज कर लिया है तो भी आप उसको डाइवोर्स का ग्राउंड ले सकते हैं। आप किसी पार्टनर के को ऐसी कोई थ्रेटफुल लाइफ डिसीज़ है, मतलब कोई उनको ऐसी बीमारी है जिसका कोई क्योर नहीं हो सकता और साथ में आपके रहने से उस मतलब आपके पार्टनर को लाइफ थ्रेटनिंग हार्म हो सकता है, तो भी आप वो वाला ग्राउंड भी है एज अ डाइवोर्स आप अपनी पिटीशन के थ्रू पेश कर सकते हैं। और एक कुछ ग्राउंड है कॉमन ग्राउंड जो होते हैं, ये तो सारे हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के लिए होते हैं। वाइफ्स के लिए होता है कि अगर हस्बैंड के ऊपर रेप के या सोडोमी के, बेसिकली सोडोमी इज़ लाइक अननेचुरल ऑफेंसेस के, अगर उनके ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं तो वाइफ है वो इस ग्राउंड पे भी अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले सकती है।
दूसरा ये है कि अगर आपका कोई भी पार्टनर है, अगर उनके ऊपर कोई केस चल रहा है, क्रिमिनल केस चल रहा है, और अगर वो आपको नहीं पता है, वो आपसे उन्होंने छुपाया हुआ है, वो भी उस ग्राउंड पे भी आप डाइवोर्स ले सकते हैं। दूसरा सबसे कॉमन मतलब ये तो होता ही है अब, क्योंकि आप सबको पता है एडल्ट्री जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, पहले वो इंडिया में आपका क्रिमिनल ऑफेंस था, अब नहीं है, बट हाँ ये डाइवोर्स का ग्राउंड ज़रूर है। अगर आपके किसी भी पार्टनर को आपको पता चलता है कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, एंड यू हैव द प्रूफ, मतलब आपको प्रॉपर आपके पास प्रूफ होना चाहिए उसका। ऐसा नहीं है कि जस्ट उनका कोई फ्रेंड है और आप एलिगेशन लगाते, क्योंकि कोर्ट में क्या होता है कि मैं आपको और थोड़े से एलैबोरेट करके बताती हूँ। एडल्ट्री इज जस्ट लाइक कि आपके पास 100% प्रूफ है कि आपका पार्टनर सेक्सुअली या ऐसे मतलब कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में हो, या आपके पास 100% हो कि वो उसके साथ उस तरीके से इन्वॉल्व है। अदरवाइज़ क्या होता है कि कोर्ट में हमने देखा हुआ है कि फ्रेंड्स भी होते हैं, फोटोज़ लगाते हैं, तो कोर्ट इसको जनरली नहीं मानती है। तो मतलब आपके पास एडल्ट्री का पूरा कंप्लीट प्रूफ होना चाहिए कि येस योर पार्टनर हैज़ कमिटेड दी एडल्ट्री, मतलब आपके पार्टनर ने पक्का से आपको चीट किया है और आपके पास उसका वैलिड प्रूफ भी है। बिना सिर्फ एलिगेशन से आप उस ग्राउंड पे अकेले नहीं जाएंगे। और मैंने कई बार देखा है कि इसमें से बहुत सारे ग्राउंड कॉमन होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके सारे ग्राउंड हैं तो आप किसी एक में ही फाइल करें। नो, आपकी जो भी पिटीशन होगी, जो भी आपके लॉयर होंगे, आप उनसे बोलें कि सर मेरे जितने भी ग्राउंड्स हैं वो सारे ग्राउंड्स आप मेरी पिटीशन में मेंशन करें, और वन गो में आपके पास जितने भी एविडेंसेस हैं आपके, आप अपने लॉयर को दें और वो बोलें। अगर इन एनी केस वो बोलते भी कि इस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, उसकी नहीं है, तो नहीं, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल होंगे इन ग्राउंड्स को प्रूव करने के लिए, आप वो सारे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अपनी पिटीशन के साथ लगाइए, जिसको हम डाइवोर्स की पिटीशन भी बोलते हैं। वो आपके काउंसिल आपका प्रॉपर पिटीशन ड्राफ्ट करेंगे और वो कोर्ट में ही जाती है। अगर आपसे कोई ये बोले कि नहीं हम आपका बाहर डाइवोर्स करा देंगे, कई बार ही मैंने देखा है कि जो एजेंट लोग होते हैं जो फ्रॉड वगैरह करते हैं, वो आपसे पैसा ले लेंगे बहुत सारा और आपका डाइवोर्स बाहर ही बाहर, मतलब वो होता नहीं है कोर्ट में। अनलेस कोर्ट इन द सेंस, मैं बताना चाहूँगी आपको, कोर्ट में जज साहब के सामने आप दोनों पेश होंगे, आपकी तारीख लगेगी, उसके बाद कोर्ट से ही नोटिस जाएगा दूसरी अपोजिट पार्टी को। ये प्रॉपर प्रोसीजर होता है कोर्ट का। आउटसाइड कोर्ट आप एमओयू ज़रूर बना सकते हैं, जिसको हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं। वो आप एक सपोर्टिंग एविडेंस या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे यूज़ कर सकते हैं, बट आपको प्रॉपर पिटीशन ज़रूर ड्राफ्ट करके फाइल करवानी पड़ती है अपने लॉयर से। वो जो भी आपके लॉयर होंगे वो उसमें करेंगे। बाकी हाँ, और अगर कुछ आपकी क्वेरी हो डाइवोर्स से रिलेटेड, तो उसके लिए आप हमेशा मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ के मुझसे बता सकते हैं कि मैम मुझे ये वाली चीज़ें हैं या मुझे और भी क्वेरीज़ हैं। तो आप यू आर ऑलवेज वेलकम एंड फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑफ योर क्वेरीज़। बाकी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग और अच्छे लीगल वीडियोस के लिए या लीगल टॉपिक्स के लिए बने रहें मेरे यूट्यूब चैनल पर। मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।